Hello students, Parveen Sharma here. All you are welcome in Commerce Law with Parveen Sharma. देखिए बेटा, आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज में सेकंड यूनिट शुरू करवाने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, फॉर्म्स का मतलब है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको केवल एक ही व्यक्ति चलाता है, तो देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर का मतलब है एक ही व्यक्ति जिसका स्वामी होता है, वही उसको मैनेज करता है, वही डिसीजन लेता है, वही प्रॉफिट को एंटरटेन करता है, वही लॉस को वहन करता है, रिस्क भी उसी को वहन करना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद जब एक से ज्यादा व्यक्ति बिजनेस को मिलकर के चलाते हैं, देन बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। और पार्टनरशिप की लिमिट होती है कि मैक्सिमम 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, और जब उससे भी ज़्यादा लोग बिजनेस को मिलकर के चलाते हैं, देन बिजनेस, जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम वन बाय वन करके एक एक बिजनेस की फॉर्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, नेम सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बेटा देखिए, इन द एंशियंट टाइम्स बिजनेस वाज कंडक्टेड ऑन ए स्मॉल स्केल एंड देयरफॉर सोल ट्रेड वाज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले टाइम में क्या था, बिजनेस को बिल्कुल छोटे स्केल पे ही किया जाता था। जब छोटे स्केल पे बिजनेस था तो नेचुरल है एक ही व्यक्ति उसको चला लेता था आसानी से। ग्रेजुअली विद द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन and the corresponding increase in the human needs, so business is now being done on a large scale. So this large scale of business has resulted in many problems such as the capital, management, responsibility etc. बिल्कुल, जब बिजनेस का स्केल बड़ा हो जाता है, जब बिजनेस लार्ज स्केल का हो जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब हम बड़ा बिजनेस करते हैं? पूंजी की, पैसे की प्रॉब्लम आती है। दूसरा मैनेजमेंट की, जितना बिजनेस बड़ा होगा उतना ही उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तीसरी प्रॉब्लम आती है जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिमिलरली गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज बीइंग फेल्ट इन द बिजनेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। और पब्लिक के इंटरेस्ट में जो है वो बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी होता है। तो द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स गेव बर्थ टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो समस्याएं सोल ट्रेड के सामने आई, कि सोल ट्रेड को अगर हम बहुत बड़े लेवल पे चलाएं तो दिक्कत आती है। किस चीज़ की दिक्कत आती है? कैपिटल की प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम मैनेजमेंट की आती है, तीसरी प्रॉब्लम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी आती है। तो मीनिंग ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेटेड विद ओनरशिप, एंड ओनरशिप इज ए लीगल concept which determines the authority and responsibility of the owners. The authority and responsibility of the owners keep on changing along with the changing forms of ownership. In reality, the forms of business organization are those legal forms according to which business is organized and run. So hence the legal form of business organization is called the form of business. तो देखिए बेटा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर जो है आपको बिजनेस की जो फॉर्म्स है, इसमें बिजनेस को पहले 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। एक है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर, तीसरा है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में क्या आता है? प्राइवेट और पब्लिक दोनों ओनरशिप होती हैं, तो देन सेक्टर इज नोन एज ज्वाइंट सेक्टर। अब जो पब्लिक सेक्टर है बेटा, देखिए इस पब्लिक सेक्टर के अंदर नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड कौन सा बिजनेस होता है? जिसका सरकार के पास रजिस्ट्रेशन होता है। और नॉन इनकॉर्पोरेटेड कौन सा बिजनेस होता है? जिसका गवर्नमेंट के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यानी गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का ऑफिस होता है। किसका ऑफिस होता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का। तो जो फर्में वहाँ रजिस्टर्ड है, तो देन ऑर्गेनाइजेशंस आर इनकॉर्पोरेटेड। और जिनका वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो देन फर्म्स आर नॉन इनकॉर्पोरेटेड।
अब नॉन इनकॉर्पोरेटेड में कौन कौन से बिजनेस आते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे एक आदमी अकेला बिजनेस करता है, चाहे वो गांव में कर रहा है या किसी कस्बे में कर रहा है, तो वो इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, जैसे कोई संयुक्त परिवार है, इकट्ठा भाई, 4 भाई हैं, चारों इकट्ठे रहते हैं, एक ही चूल्हे पे उनका एक ही किचन में खाना बनता है और उनमें से बिजनेस चला रहे हैं कुछ लोग, तो वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है। वो भी नॉन इनकॉर्पोरेट बिजनेस की श्रेणी में आता है। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रजिस्ट्रेशन कोई अनिवार्य नहीं होता। जो रजिस्ट्रेशनशिप होती है पार्टनरशिप के केस में वो वॉलंटरी होती है, मर्जी होती है कि करवाएं या ना करवाएं। तो ये भी कौन सी उसमें आ गया? नॉन इनकॉर्पोरेटेड की श्रेणी में आ गया। उसके बाद ज्वाइंट वेंचर है बेटा। ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप की तरह ही होता है, जैसे दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के, बस पार्टनरशिप में और ज्वाइंट वेंचर में फर्क किसका है? फर्क है एक टेन्योर का। जैसे जो पार्टनरशिप है, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आप 10 साल 20 साल कितने मर्जी टाइम तक चला सकते हैं उसको। लेकिन ज्वाइंट वेंचर एक पर्टिकुलर वर्क के लिए होता है। जैसे बिल्डिंग का ठेकेदार है, 1 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग है, अकेला व्यक्ति ठेका लेने की बजाय 4 ठेकेदारों ने मिलकर के उसका ठेका ले लिया, तो चारों ने मिलकर के पार्टनरशिप कर ली, उसको ज्वाइंट वेंचर कहेंगे। संयुक्त साहस बोलते हैं इसको हिंदी में, ज्वाइंट वेंचर को। चारों ने मिलकर के वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बस उनका जो वो कॉन्ट्रैक्ट है उस बिल्डिंग तक सीमित है। जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाएगी, काम कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर का एंड हो जाएगा। आगे फिर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नया ज्वाइंट वेंचर एग्जिस्टेंस में आएगा। तो ज्वाइंट पार्टनरशिप में जो लोग लगे होते हैं उनको पार्टनर बोलते हैं। ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो लोग शामिल होते हैं उनको को वेंचरर्स बोलते हैं। को वेंचरर्स, पार्टनर्स नहीं बल्कि उनको क्या बोलते हैं? को वेंचरर्स। तो उसके बाद इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस आ गया, रजिस्ट्रेशन। जैसे जो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज है, कोई भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हम चलाना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले आपको गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप उसको चला ही नहीं सकते। ऐसे ही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, कोई भी आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी चलाते हो, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, तो पहले हमें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, बाद में हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर बेटा गवर्नमेंट को कहते हैं। पब्लिक सेक्टर में भी दो प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड, दूसरे होते हैं इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आते हैं। अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, आगे जाकर के चैप्टर आएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का, ठीक है ना। विभागीय उपक्रम, अंडरटेकिंग का मतलब होता है उपक्रम। जैसे जो बैंक होते हैं, ये क्या होते हैं? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग होते हैं। देखा होगा आपने कभी, बैंकों के नीचे देखना, पंजाब नेशनल बैंक का कहीं भी बोर्ड देखें, फिर उसके नीचे अंडर ब्रैकेट लिखा होता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। उनको इनकॉर्पोरेट होने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा होता है इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड में क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनियां, ये इनकॉर्पोरेटेड का एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ते हैं हम। पहली फॉर्म ऑफ बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, जो एक अकेले व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है, उसी द्वारा बनाया जाता है ये बिजनेस। ही इन्वेस्ट द नेसेसरी कैपिटल, वही पैसा लगाता है, मैनेजेस, वही उसको मैनेज करता है, डायरेक्ट्स, वही उसमें उस दिशा निर्देश देता है, इट हिमसेल्फ बाय यूजिंग हिज ingenuity एंड इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। वो अपनी जिम्मेदारी पे ही इस बिजनेस को चलाता है। अकेला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पे, अपने रिस्क पे खुद उसको मैनेज करता है, खुद उसके लिए कैपिटल प्रोवाइड करवाता है, खुद ही डायरेक्शन देता है सारी, तो अपने लेवल पे ही वो चलाता है। तो देन बिजनेस इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। डेफिनेशन देखिए ये सोल प्रोप्राइटरशिप की। अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, a single individual organizes, has title to and operates the business in his own name. According जेम्स एल लंडी जो है, the sole proprietorship is an informal type of business owned by one person.
फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आ गई बेटा, इंडिविजुअल ओनरशिप। अकेला व्यक्ति चलाने वाला होता है तो वही उसका मालिक होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल ट्रेड इज दैट it is owned by one individual, which means that he is the sole owner of all the assets and resources of business. उसके बाद सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? उस सारे बिजनेस को मैनेज करने का काम वो खुद ही करता है, उसको किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप अपने माइंड से ही उस बिजनेस को चलाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बेटा ये समझने वाली बात है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? बिजनेस में कई बार घाटा भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है बिजनेस में हमने लगाए 5 लाख है, घाटा 7 लाख का पड़ गया, तो वो सारा घाटा उस अकेले व्यक्ति को ही उठाना पड़ता है, वो सारी लाइबिलिटी उसी की होती है। इसलिए लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। कि अगर बिजनेस में कोई नुकसान की सिचुएशन आ जाती है, यानी द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड। हो सकती है कि हमने बिजनेस में, बिजनेस एक ऐसी चीज है, लगाए हमने 5 लाख है, कमा हम वहां से करोड़ों सकते हैं, और कमाए हमने, लगाए हमने उसमें 5 लाख हैं। कई सोचते हैं कि 5 लाख लगाए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 लाख का घाटा हो जाएगा। नहीं, घाटा कई बार 8 और 10 लाख का भी हो जाता है, लगाए हुए पैसे से भी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉस, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक पेमेंट विद द हेल्प ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस को इतना लॉस हो गया कि हमने अपना सारा बिजनेस भी बेच दिया, फिर भी जिम्मेदारी, फिर भी लाइबिलिटी पूरी नहीं हुई, तो इस केस में बिजनेसमैन को अपनी घरेलू पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी बिजनेस के घाटे को भरना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ लाइबिलिटी को क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। अनलिमिटेड का मतलब है कि आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया है केवल उसी तक लाइबिलिटी सीमित नहीं है, आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टियां भी बेचनी पड़ सकती हैं। चौथे नंबर पे फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अकेला व्यक्ति मालिक है तो उसको अपना बिजनेस सेलेक्ट करने के लिए फ्रीडम है। ए सोल ट्रेडर कैन सेलेक्ट एनी ट्रेड एज पर हिज विल, अपनी इच्छा के अनुसार। द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड फ्रॉम अमंग द मैनी अदर फॉर्म्स कैन बी मेड विद द सजेशंस। जैसे पार्टनरशिप है, वहां एक दूसरे की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक से ज्यादा व्यक्ति बिजनेस के अंदर शामिल है। कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, वहां भी एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां भी एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां भी बहुत सारे लोग शामिल है। लेकिन सोल ट्रेड जो है एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस की जहां पर किसी की सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी मर्जी से ही बिजनेस को सेलेक्ट कर लेता है। 5वें नंबर पे सिक्रेसी। बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो सिक्रेसी फैक्टर है वो सोल ट्रेडरशिप में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति ओनर है, वही सारा काम करता है। जितने भी बिजनेस के सीक्रेट पॉइंट हैं सारे उसी पे हैं, मर्जी है उसकी वो किसी पे बताए या ना बताए। और जब मुझे पता है कि मुझे ये बात बताने से कोई नुकसान हो जाएगा तो मैं क्यों बताऊंगा किसी को? अगर आपको सिक्रेसी की कोई बात पूछे कि कंपनी में ज़्यादा होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादा होती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में ज़्यादा होती है, पार्टनरशिप में ज़्यादा होती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज़्यादा सिक्रेसी होती है, क्योंकि अकेले व्यक्ति पे ही सारे बिजनेस के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं, मर्जी है उसकी वो किसी को बताए या ना बताए। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। सेपरेट लीगल एंटिटी बेटा क्या होती है? जैसे पार्टनरशिप है, 4 पार्टनर है, एक की डेथ होगी फिर भी बिजनेस चलता रहेगा। ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, सारे परिवार का इकट्ठा बिजनेस है, परिवार का एक मेंबर मान लिया डेथ होगी या कहीं चला गया या उसने बिजनेस को छोड़ दिया, दूसरा चला लेगा उसको, चलता रहेगा बिजनेस। कंपनी है, चाहे मालिक भी मर जाए फिर भी चलती रहती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें भी बहुत सारे लोग मिल करके उसको चलाते हैं, चलती रहती है। लेकिन बेटा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो अपने मालिक पे ही डिपेंड होता है बिजनेस। मालिक मर गया बिजनेस भी बंद। आपने देखा होगा कि फलां डॉक्टर था भी वो चला गया तो दुकान बंद, फलां एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करने वाला है, उसकी डेथ होगी तो दुकान बंद। वो क्योंकि वो बिजनेस का जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, बिजनेस का अस्तित्व बिजनेसमैन के अस्तित्व पे ही डिपेंड हो गया, क्योंकि बिजनेसमैन अकेला व्यक्ति है। अगर उसको कुछ हो गया तो नेचुरल है कि बिजनेस भी को भी कुछ हो गया, बिजनेस भी खत्म। इसको कहते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। अनडिवाइडेड रिस्क, इसमें रिस्क अनडिवाइडेड है। अनडिवाइडेड का मतलब है मान लिया बिजनेस में घाटा पड़ गया, प्रॉफिट है उसको भी अकेला एंटरटेन करेगा, लेकिन अगर कहीं लॉस हो गया वो भी अकेले व्यक्ति को ही उठाना पड़ेगा। 8वें नंबर पे सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। देर आर सम स्पेशल ट्रेड्स विच रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन एंड सर्विसेज। कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं
जिनमें इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, एक व्यक्ति की ही सेवा चाहिए। वो बिजनेस ही ऐसे होते हैं उनमें एक से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए नहीं। एंड कैन ओनली बी स्टार्टेड एज सोल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, खेती है। द जॉब ऑफ स्टिचिंग, स्टिचिंग का काम है। स्वीट मेकिंग का काम है, बेकरी का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है। रिक्वायर ग्रेटर इंडिविजुअल सर्विसेज। उसके बाद मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड के फायदे क्या होते हैं? नंबर 1 जो फायदा है, क्विक डिसीजन, कि डिसीजन जल्दी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अकेले व्यक्ति ने डिसीजन लेना है, फटाफट डिसीजन ले लेता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। बेनिफिट ऑफ सिक्रेसी, सिक्रेसी पॉइंट रहते हैं। जितने भी बिजनेस के माल पीछे से कितने का आया, कितना खर्चा हुआ, चीज़ चाहे 10 रुपए की आई, आगे हमने उसको 100 में बेच दिया, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें पता है, बाकी किसी को पता ही नहीं। इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। उसके बाद डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन का मतलब क्या है? जो अकेला व्यक्ति बिजनेसमैन होता है वो कस्टमर के साथ जुड़ा होता है, उसी से सीधा माल खरीदते हैं कस्टमर। तो वो अपने कस्टमर को मोटिवेट करता रहता है, चीज़ों के बारे में बताता रहता है कि ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, और उनके साथ अच्छे रिलेशन बना करके रखता है। तो मोटिवेट होने से कस्टमर ज़्यादा दुकान पर बार बार आते हैं, और कस्टमर का रिपीटिशन जो है वो बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद होता है। पर्सनल कंट्रोल, एक व्यक्ति अकेला चलाने वाला है तो सारा बिजनेस उसके पर्सनल कंट्रोल में रहता है, इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। इजी फॉर्मेशन, इस प्रकार का बिजनेस जो अकेले व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है उसको कहीं किसी प्रकार से कोई इनकॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट का कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसलिए उसको आसानी से स्टार्ट किया जाता है। लिमिटेशंस का मतलब होता है बेटा कमियां। अब हर चीज़ में अगर उसके कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे बताया है कि पूंजी, कि अकेले व्यक्ति पे तो अकेले व्यक्ति जितनी पूंजी है, अगर 4 व्यक्ति होंगे तो 4 व्यक्ति पूंजी लगाएंगे। मैनेजमेंट में भी दिक्कत रहती है, 4 व्यक्तियों का माइंड 4 व्यक्तियों का होता है और एक का होता है। ठीक है ना, बताया था ना कि बिजनेस में कैपिटल की, मैनेजमेंट की, इन चीज़ों की दिक्कतें रहती हैं। उसके बाद देखिए लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। बिजनेस कंसर्न का लाइफ भी लिमिटेड होता है क्योंकि बिजनेसमैन से जुड़ा हुआ होता है। अगर बिजनेसमैन नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी बताया था, ये भी एक फैक्टर है कि अगर बिजनेस में कोई घाटा पड़ गया तो पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ सकता है। उसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, वही बात है कि 4 व्यक्ति हैं, 4 माइंड होते हैं। 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति अगर मिलकर के पार्टनरशिप कर लेते तो वो ज़्यादा दिमाग मिल गए। वहाँ अकेला व्यक्ति है, वो जितना सोच रहा है बस उतने से ही बिजनेस चल रहा है। वहाँ मैनेजरियल एबिलिटी क्या पड़ जाती है? वो लिमिटेड पड़ जाती है। तो ये था बेटा आपका आज का हमारा चैप्टर, इसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप। अगले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, सेकंड जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप का। तो आज मैंने आपको सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे, और फिर बैठ कर के एक ध्यान रखें कि इनके रिटर्न नोट्स भी आपको बनाने हैं। कभी भी आपको मैं रिटर्न नोट्स के लिए मैसेज भेज सकता हूं, तो आपको विद्यालय आकर के 1 बाई 1 जो कॉपीज़ हैं आपकी वो डिपॉजिट करवानी होंगी, और फिर हम उनको अच्छे से चेक करके 1 बाई 1 हम उनको आपको रिटर्न भी कर देंगे। तो आपके जो रिटर्न नोट्स हैं वो कभी भी चेक हो सकते हैं, इसलिए आप साथ साथ अपनी बुक से वो बनाते रहें। आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू ऑल। ओके।